हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक वैदिक सभ्यता, जिसमें हम आज ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। और दिन फिर कल की क्लास में हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, यानी वैदिक सभ्यता को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल और फिर उत्तर वैदिक काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। और सबसे पहले हम देखते हैं अपने कोर्स को। तो देखिए, इस प्रकार से हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं और जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं वो सभी चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो देखिए, कल हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई तो उसके बाद एक नई सभ्यता का भारत में जन्म हुआ, जिसे वैदिक सभ्यता कहा गया। और हमने हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण में एक पॉइंट पढ़ा था कि आर्यों के आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। तो यहाँ पर भारत में आर्य आए और इन्होंने ही इस सभ्यता का विकास किया, यानी इन्होंने ही इस सभ्यता को बनाया, आर्यों ने। और ये जो वैदिक सभ्यता थी ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। और इस सभ्यता के होने की जानकारी हमको वेदों से मिलती है, यानी जो वेद हमको प्राप्त हुए उससे ये पता चलता है कि भारत में वैदिक सभ्यता थी, जिसका टाइम पीरियड 1500 वीसी से 600 वीसी तक माना जाता है। यानी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है वो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आता है। तो जो आर्य भारत आए, आर्य का जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और ये जो सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। अब आर्य कहाँ से आए, ये क्वेश्चन उठता है। तो इसमें भी इतिहासकारों में, विद्वानों में मतभेद है कि आर्य कहाँ से आए। अलग अलग सभी के अपने विचार हैं। तो इन्हीं में देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनके द्वारा ये बताया गया है कि आर्य कहाँ से आए। तो उनके कथन को हम देख लेते हैं। तो इनमें सबसे पहले आते हैं मैक्स मूलर। और मैक्स मूलर का कहना है कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया के निवासी थे और मध्य एशिया से ही वो भारत आए थे। और उसके बाद बात करें अगर, तो बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, यानी वो नॉर्थ पोल से भारत आए हैं। और फिर दयानंद सरस्वती के द्वारा एक जो बुक लिखी गई थी, तो उस बुक में ये बताया गया दयानंद सरस्वती के द्वारा कि जो आर्य थे वो तिब्बत के निवासी थे और तिब्बत से ही उन्होंने भारत में प्रवेश किया था। तो देखिए, सभी विद्वानों में आपस में मतभेद है कि जो आर्य हैं वो आखिरकार आए कहाँ से। तो अलग अलग इनके विचार हैं, ये पूरी तरीके से विवादित है कि आर्य कहाँ से आए। और इसीलिए इस वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ जब आर्य भारत में आए। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। अब हम इसको देख लेते हैं। तो वैदिक सभ्यता को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, दो पार्ट्स में इसको बांटा गया है। यानी एक है ऋग्वैदिक काल, जिनमें वेदों आदि की चर्चा की गई है, और फिर है उसके बाद का काल यानी उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का जो समय है वो ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत आता है। और 1000 बीसी से 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आता है। तो जो ऋग्वैदिक काल है इसके होने की जानकारी हमको ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वैदिक काल के बारे में जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं सभी हमको ऋग्वेद में मिलती हैं। तो इसी ऋग्वैदिक काल को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। और ये जो उत्तर वैदिक काल है इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो दो पार्ट्स में हम इस वैदिक सभ्यता को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में हम देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में देखिए कई सारी जो नदियां हैं जो वर्तमान में भी हैं और पहले भी हुआ करती थी। तो इनके कुछ प्राचीन नाम हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि ये जो नदी है इनका प्राचीन नाम क्या है। तो अलग अलग कई सारी नदियां हैं जिनके प्राचीन नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट नदी सिंधु नदी, जिस के किनारे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। तो इसे वैदिक सभ्यता काल में क्या कहा जाता था, तो इसका प्राचीन नाम हुआ करता था इंदुस। इंदुस इसका प्राचीन नाम था सिंधु नदी का। और ये प्रमुख नदी थी, वैदिक सभ्यता में भी प्रमुख नदी थी। जैसे ये हड़प्पा सभ्यता में सिंधु को यानी इम्पोर्टेंट रिवर माना जाता है, उसी प्रकार से वैदिक काल में भी इसे इम्पोर्टेंट रिवर माना जाता है। और चिनाब रिवर इसको अस्किनी के नाम से जाना जाता था, यानी ये नदियों के प्राचीन नाम है। और जो ब्यास है उसे विपासा। उसके बाद सरस्वती,
सरस्वती को सुरसती के नाम से जाना जाता था। और ये यानी इसको नदियों की माता कहा गया, यानी पवित्र नदी कहा गया है सरस्वती को, नदियों की माता कहा जाता है सरस्वती को। और सतलज का जो प्राचीन नाम था वो था सतुद्री। उसके बाद आती है झेलम, झेलम का जो पुराना नाम है वितस्ता। और उसके बाद आती है रावी नदी, और रावी नदी का प्राचीन नाम था वरुष्णी। तो ये इन नदियों के प्राचीन नाम हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और नदियां हैं जिनमें यमुना का प्राचीन नाम आपने सुना भी होगा कई बार, कालिंदी। और उसके बाद एक और रिवर आती है गंडक रिवर, जिसको सदा नीरा कहा गया है वैदिक काल में। तो ये कई सारी नदियां हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आज भी हैं, और इनके ये प्राचीन नाम है, कई बार एग्जाम से पूछे गए, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अब आगे देखते हैं वेदों और पुराणों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो देखिए कई अलग अलग संख्या में कई सारे वेद हैं वैदिक सभ्यता में, और पुराण भी, उपनिषद हैं, जो कि आज भी हैं, और जिनका जो ज्ञान है वो आज भी, यानी पूरे ऑल ओवर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से इनका प्रभाव आज तक भी है। जो वेद हैं हमारे, पुराण हैं, उपनिषद हैं, इनको आज भी माना जाता है। तो इनकी पहले संख्या देख लेते हैं, फिर इनमें जो वेद हैं, 4 हमारे प्रमुख वेद हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। उसके बाद पुराण, तो ये भी 18 पुराण है, जैसे गरुड़ पुराण है, ये सभी जो पुराण हैं, ये कुल इनकी जो संख्या है वो है 18। उसके बाद उपनिषद हैं 108। उसके बाद वेदांगों की संख्या है 6, महाकाव्य की संख्या 2, और आरण्यक की संख्या है 7। तो ये इनके संख्या है कि जो वैदिक सभ्यता में, यानी जो संख्या है वेदों की, वेद हैं 4, पुराण हैं 18, उपनिषद हैं 108, वेदांग हैं 6, और महाकाव्य हैं 2। उसके बाद आरण्यक के हैं 7। अब वेद का अर्थ क्या होता है? तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। उसके बाद उपनिषद किसे कहा जाता है? तो जो ज्ञान गुरु के पास बैठ कर लिया जाता है, गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान लिया जाता है उसे उपनिषद कहा जाता है। और पहले के समय में, यानी वैदिक सभ्यता काल में, यानी गुरु के पास बैठकर शिष्य शिक्षा लिया करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे उस वैदिक सभ्यता में। तो वहीं पर जो उपनिषद उसे कहते थे, जो गुरु के पास बैठकर ज्ञान लिया जाता था। और उसके बाद एक नया शब्द वेदांग और महाकाव्य आप जानते हैं। आरण्यक एक नया शब्द आता है, तो आरण्यक का मतलब होता है वनों में शिक्षा। तो वनों में जो शिक्षा दी जाती है उसे आरण्यक कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने। और इसमें जो वेद हैं, यानी 4 वेद हैं, जिनमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और चारों को मिलाकर क्या कहा जाता है? वेदत्रयी। और वेदों का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो वेदों का संकलन किया गया वेद व्यास के द्वारा। तो वेद व्यास के द्वारा वेदों का संकलन किया गया, और इन चारों को मिलाकर, यानी जो 4 वेद हैं, चारों को मिलाकर वेदत्रयी कहा जाता है। और हम अभी चारों वेदों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, तो सभी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है, यानी सबसे प्राचीन वेद की श्रेणी में आता है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है, और सबसे पहले इसी को लिखा गया था, यानी सबसे पहले जो लिखा गया वेद था वो था ऋग्वेद। और ऋग्वेद में ही हमको इस ऋग्वैदिक काल के बारे में जितनी भी बातें थी सभी हमको इसी वेद से पता चलती हैं, और वैदिक सभ्यता के बारे में भी इसी वेद के द्वारा पता चलता है। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पहले इसको लिखा गया, और इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त इसमें मिलते हैं, और इसके साथ ही साथ लगभग 10,000 मंत्र इसमें लिखे हुए हैं, ऋग्वेद में लिखे हुए हैं। यानी मंत्र हैं, ऋचाएँ हैं, ये सभी इस ऋग्वेद में लिखी हुई हैं। साथ ही साथ जो गायत्री मंत्र है वो भी इसी ऋग्वेद से लिया गया, यानी वो ऋग्वेद में ही वो गायत्री मंत्र हमको मिलता है। तो ये इतनी बातें हैं ऋग्वेद से रिलेटेड। अब देखते हैं दूसरे वेद के बारे में, जो कि है सामवेद। और सामवेद इसको माना जाता है भारतीय संगीत का जनक। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, और इसमें सभी सुरों का उल्लेख किया गया है, यानी संगीत से संबंधित
कौन सा वेद है? तो वो वेद है सामवेद। सामवेद में संगीत से रिलेटेड ही बातें बताई गई हैं, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और इसमें सभी प्रकार के जो सुर हैं उनका उल्लेख इसमें किया गया है। फिर आगे आता है यजुर्वेद। तो इसके नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट है कि यज्ञ से रिलेटेड ये वेद है, यानी यज्ञ से रिलेटेड वेद है। और इसमें भी जो मंत्र लिखे हुए हैं, तो इसमें जो मंत्र लिखे हुए हैं वे गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में है। तो ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में है? तो वो है यजुर्वेद। और यजुर्वेद से ही पता चलता है कि ये यज्ञ से रिलेटेड वेद है। अब उसके बाद देखते हैं चौथे वेद के बारे में, अथर्ववेद। और अथर्ववेद सबसे नया वेद है, यानी इसे सबसे बाद में लिखा गया, तो इसलिए सबसे नया वेद है और सबसे बाद में इसको लिखा गया और सबसे प्रसिद्ध वेद है। सबसे प्रसिद्ध वेद है अथर्ववेद। और इसमें किसकी बात की गई है? तो इसमें बात की गई है जादू टोना कर्मकांड, जादू टोना कर्मकांड आदि की बात इस अथर्ववेद में की गई है। तो ये देखिए 4 वेद हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए और ये ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद जो पुराणों की संख्या है वो 18 है, तो उनके बारे में हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि नंबर ऑफ़ जो उनकी संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना। आप इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेदों से रिलेटेड, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इनको हमने डिटेल में पढ़ लिया। तो अब आगे देखते हैं सामाजिक जीवन वैदिक सभ्यता का, यानी ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन कैसा हुआ करता था। तो देखिए सामाजिक जीवन की अगर बात करें तो वैदिक काल में कर्म के आधार पर विभाजन। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कर्म के आधार पर विभाजन हुआ है, और जब आगे यानी अगली क्लास में जब आप उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर जन्म के आधार पर विभाजन होता है समाज का, वहाँ पर होगा, यानी ये यहाँ पर नियम पूरी तरीके से उल्टा हो जाता है उत्तर वैदिक काल में। इसीलिए इस वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट में बांटा गया, क्योंकि दोनों में जो सामाजिक जीवन है उसमें थोड़ी भिन्नता हमको देखने को मिलती है, इसलिए इनको अलग अलग किया गया। और पहले हम ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, अब फिर हम आगे उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग्वैदिक काल में क्या था? कर्म के आधार पर विभाजन होता था, यानी वो जो व्यक्ति है किसी भी जाति का हो, अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो वो यानी हाई कास्ट के अंडर में आएगा अगर उसने अच्छे कर्म किए। कर्म के आधार पर विभाजन हुआ करता था समाज का, जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हमारे समाज में कैसा है, हमारे समाज में जाति के आधार पर विभाजन है, यानी जन्म के आधार पर विभाजन है। लेकिन वैदिक काल में क्या हुआ था, ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ करता था कि वहाँ पर कर्म के आधार पर समाज का विभाजन किया जाता था। और ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की जो स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में काफ़ी अच्छी थी, यानी यहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के बराबर जो अधिकार हैं वो दिए जाते थे। साथ ही साथ पिता की संपत्ति पर बराबर अधिकार होता था पुरुष का भी और महिला का भी, इसलिए महिलाओं की स्थिति अच्छी मानी गई है ऋग्वैदिक काल में, और उनको वेद शास्त्र सभी पढ़ने का पूरी तरीके से अधिकार था महिलाओं को इस ऋग्वैदिक काल में। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर पशुपालन भी यहाँ पर समाज के द्वारा किया जाता था, जिनमें गाय को पूजनीय माना गया है ऋग्वैदिक काल में, जो कि आज भी माना जाता है, गाय को माता माना जाता है। तो गाय को पूजनीय माना गया है ऋग्वेद में, यानी ऋग्वैदिक काल में गाय को पूजनीय माना गया है कि इसे मारा नहीं जा सकता, ये पूजा के योग्य, इसकी पूजा की जाती थी गाय की ऋग्वैदिक काल में, जो कि आज भी चले आ रहा है। देखिए आप देखेंगे बहुत सारे जो संस्कार हैं, बहुत सारे जो नियम हैं वैदिक सभ्यता के, वो आज भी हमको देखने को मिलेंगे अपने समाज में। तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक बनी हुई हैं वैदिक काल में, क्योंकि हम अभी वेदों को फॉलो करते हैं, इसलिए कई सारी चीज़ें हमको अब भी समान रूप से चलती हुई मिलेंगी। और उसके बाद खेती की बात करें तो इस सभ्यता में यानी गेहूँ, जौ आदि की खेती हुआ करती थी। और साथ ही साथ अगर बात करें प्रमुख देवता इस काल में कौन से थे, तो इस काल में प्रमुख देवता में आते हैं विष्णु, इंद्र, जिन्हें वर्षा का देवता कहा जाता है। उसके बाद वरुण, अग्नि, जो सभी देवता थे इम्पोर्टेंट जो भी देवता थे इस काल के,
वो भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक जीवन इस तरह का था ऋग्वैदिक काल का। और फिर जब उत्तर वैदिक काल हम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे बिल्कुल जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल बदल जाएंगी, यानी उल्टा नियम वहाँ पर हो जाएगा सामाजिक जीवन उत्तर वैदिक काल में। तो ये हमारा ऑल ओवर टॉपिक था ऋग्वैदिक काल का वैदिक सभ्यता के अंतर्गत। अब वैदिक सभ्यता का जब हम अगली क्लास पढ़ेंगे तो हम उसमें उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसके आगे वाले समय के बारे में पढ़ेंगे। तो हम क्रम से ही इन सभी चीज़ों को पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने वैदिक सभ्यता की ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड सभी बातों को डिस्कस किया। अब अगली क्लास में हम उत्तर वैदिक काल को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।